हेलो एवरीवन, मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, हिंदी का ये आज आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है और हम वर्णमाला को डिस्कस कर रहे थे। वर्णमाला के चैप्टर में हमने व्यंजन को कवर कर लिया था। देखिए, हिंदी का जो ये सब्जेक्ट है आप अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट लेकर के आया है, जो कि एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी और आपका यूपी टेट, यूपी बीएड के जो भी एंट्रेंस आपका होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वर्णमाला बिल्कुल जो है आपका हिंदी का बेस है। वर्णमाला चैप्टर जो है ये आपका पूरा हिंदी का क्या है, बेस है। तो इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में व्यंजन को कंप्लीट कर लिया था। व्यंजनों का हमने देखा था कि इसका उच्चारण किस प्रकार से कहते हैं। KTMDO की ट्रिक के माध्यम से हमने इसको समझा था। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य, ये आपके उच्चारण के कुछ स्थान थे जहाँ से हमने इनके उच्चारण के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कुछ स्पर्शी व्यंजन दिए हुए थे आपके, कुछ आपके थे अघोष और सघोष से संबंधित, कुछ आपके कह सकते हैं हम कि जो है वायु के आधार पर थे, जैसे आपका अल्प प्राण हो गया और आपका महाप्राण हो गया। इस प्रकार के व्यंजनों के बारे में हमने कल की वीडियो में जो है डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा स्वर, यानी कि स्वरों का हमने क्या देखना है, उच्चारण। इससे पहले हमने व्यंजनों के उच्चारण के बारे में देख लिया था। अब चूंकि मैंने बताया था आपको कि स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है। क्योंकि आपके क्या होते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर होता है और एक आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। प्लुत स्वर का इतना इसमें प्रयोग नहीं होता उच्चारण की दृष्टि से यदि हम देखें तो। अब हम देखते हैं कि ट्रिक वही अपनी यूज करेंगे, KTMDO। अपनी ट्रिक हम वही यूज करेंगे, KTMDO, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। इस प्रकार से आपका स्वरों का भी हम उच्चारण करेंगे। देखिए, कंठ से निकलने वाले जो स्वर होते हैं आपके, कंठ से जो स्वर निकलते हैं आपके, वो होते हैं आपके ए और आ। देखिए, जब आप ए और आ का उच्चारण करते हो, ए आ, तो आपके इस कंठ से आवाज निकलती है। क्लियर? बोल करके देखिए प्रैक्टिकल के तौर पे जब आप इसको देखोगे, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी रटने बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ए आ, तो कहां से आवाज आ रही है, कंठ से। तो ए और आ जो आपके स्वर हैं वो क्या हो गए आपके, वे हो गए आपके कंठ से। कहां से हो गए आपके, कंठ से। ट्रिक अपनी यूज रखनी है, KTMDO। उसके बाद आ जाता है आपका ई और ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, तालव्य, ई। देखिए, कंठ से निकली और जो आपकी जीभ होती है, जिह्वा है आपकी, उसके बिल्कुल नीचे से होती हुई आपकी आवाज निकलती है, ई, ठीक है। तो यह हो गया आपका तालव्य। क्या हो गया आपका, तालव्य। अब बात करते हैं हम मूर्धन्य की। तो मूर्धन्य री की आवाज आती है और इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से, री, जैसे क्रिश, ठीक है, जैसे कृपाण, मृग, ठीक है। तो ये री की आवाज आ रही है, ये आपकी होती है मूर्धन्य। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका दंतव्य। एक आपका लृ होता है, लृ, ठीक है। ये भी आपका स्वर में ही आता है, लृ। ये संस्कृत में आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं, संस्कृत में भी आपका इस स्वर में इसका प्रयोग किया जाता है, लृ। और ये आपका होता है दंतव्य, ठीक है। देखिए, जब भी आप लृ का प्रयोग करोगे तो आपकी जिह्वा आपके दांत से टकराती है, उसके बिना आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। लृ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं ओष्ठ्य की। ओष्ठ्य जो होते हैं आपके, वो आ जाते हैं आपके ऊ। प्रैक्टिकल के तौर पे आप बोलिए ऊ को बोलने में आपने अपने होठों का प्रयोग किया है। अपने किसका प्रयोग किया है, होठों का प्रयोग किया है, ओष्ठ का प्रयोग किया है। तो हम इनको कह सकते हैं ये हैं आपके ओष्ठ्य। कैसे हैं आपके, ओष्ठ्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ्य हो गया। इसका उच्चारण का स्थान क्या हो गया आपका, दंत्य हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत्य। और इसका उच्चारण क्या हो गया आपका, मूर्धन्य। क्या हो गया, मूर्धन्य, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और ई का उच्चारण स्थान तालव्य, फिर री का उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धन्य, लरे का उच्चारण स्थान हो गया आपका दंतव्य, और आपके पास में ऊ का उच्चारण स्थान हो गया आपका ओष्ठ। ये तो बात होगी आपकी यहां तक। लेकिन कभी कभी आपका कंठ और तालव्य, कुछ आपके स्वर ऐसे होते हैं। देखिए, अब स्वर इसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, लरे, ऊ और ऊ,
ये क्लियर हो गया, ये स्वर आ गया। परंतु स्वर ये नहीं होते, स्वर इनमें अभी और भी बचे हुए हैं, जैसे आपका ए, आई, ओ, औ। उनको देखते हैं कैसे। जैसे आपका ए आया और आई आया, जब मैंने आपको ए और आई के बारे में बताया था इससे पिछली वीडियो में भी, जब मैं व्यंजनों का बारे में आपको बता रहा था और स्वर के मैंने प्रकार बताए थे, तब हमने आपको बताया था कि क्या ए और आई कैसे बनता है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए प्लस ई का, ए और ई वर्णों का मेल है आपका आई। ये जो ए है, ए से एडी, ए और ई, छोटी ई, ठीक है ना, इमली वाली ई, इसके वर्णों का मेल क्या है आपका ए हो गया। आई की यदि बात करूं तो ए और आई से ऐनक, इस वाले वर्णों का मेल आपका क्या हो गया आई हो गया। अब हम बात करते हैं ए किस स्वर का उच्चारण। ए स्वर का उच्चारण कहां है? ए स्वर का उच्चारण है आपका कंठ। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंठ, क्या हो गया कंठ हो गया। ई शब्द का उच्चारण कहां है? देखो जरा, ई का हो गया तालव्य, ई का क्या हो गया तालव्य। तो बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या बना कंठ तालु, क्या बना आपका कंठ तालु या कंठ तालव्य। तो हम कह सकते हैं ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका कंठ तालव्य। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य, इसको हम कह देंगे। आगे चलते हैं, आगे फिर हम बात करते हैं ओ और औ की, ओ और औ की। अब देखते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि ओ जो वर्ण है आपका ए वर्ण और छोटा ऊ वर्ण का क्या है मिश्रण है, उसको मिलाकर के क्या बनता है ओ बनता है। उसी प्रकार ए वर्ण और बड़ा ऊ, ठीक है ना, इसको मिलाकर बनता है आपका औ। तो अब हम इसके उच्चारण स्थान की बात करेंगे। देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ, ठीक है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, ओ कंठ ओष्ठ, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओ का कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो देखिए ये आपके स्वरों के उच्चारण स्थान हो गए। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे आपके। KTMDO आपने याद रखना है, कंठ तालु मूर्धन्य दंतव्य और ओष्ठ्य, ठीक है। कंठ में आपका ए और आ गया कंठ में, ई और ई आ गया आपके तालव्य में, रीरी आ गया आपका मूर्धन्य में, लरे आ गया आपका दंतव्य में और ऊ आ गया आपका ओष्ठ्य में। फिर यहीं से इसको मिलाएंगे कि ए जो वर्ण होता है आपका, ये जो स्वर है आपका, ये किन वर्णों का मेल है ए और ई वर्णों का मेल है, कंठ तालव्य। इसी प्रकार आई हो जाएगा। फिर ओ और औ में चलेंगे, कंठ और ओष्ठ के वर्णों का क्या है, ये जो उच्चारण स्थान कंठ का और एक ओष्ठ का है उनका मिक्सअप है, उनका मिलन है ये, और हम कह सकते हैं ये हो गया आपका कंठोष्ठ स्वर, ठीक है ना। ये आपके होते हैं कंठोष्ठ स्वर। तो ये हमारे कुछ स्वरों के उच्चारण स्थान थे। अब कुछ आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ आपने याद रखने हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन के बारे में बताया था। अब कुछ एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से कुछ आपका इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको थोड़ा हम अलग देखते हैं। और देखिए पूछा गया था पार्श्विक व्यंजन, इनको आप अलग से लिखेंगे पार्श्विक व्यंजन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ल, ये ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। फिर पूछा गया था एक प्रकंपित, देखिए प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, ठीक है, प्रकंपित व्यंजन। तो याद रखेंगे रे आपका प्रकंपित व्यंजन है। प्रैक्टिकल के तौर पे आप बोलकर देख सकते हैं, जब भी आप रे का उच्चारण करते हो तो आपकी जिह्वा जो होती है वो कंपन करती है, रे, ठीक है ना। बोलकर देख लीजिए प्रकंपित व्यंजन आपका ये क्या हो गया, ये आपका है रे। तो आपकी जो जिह्वा होती है वो क्या करती है, वो आपका कंपन करती है, ठीक है। देखिए वर्णों को बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं अर्धस्वर के बारे में। अर्धस्वर, देखिए निम्नलिखित में से बताइए कौन सा, पूरी वर्णमाला में दो प्रकार के अर्धस्वर हैं, पूरी वर्णमाला में दो प्रकार के क्या हैं अर्धस्वर हैं, एक आपका य और एक आपका व, ठीक है ना। य और आपका व, ये अर्धस्वर में आते हैं, य
और व। फिर बात करते हैं आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण, आयोगवाह वर्ण भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये होता है आपका अंगूर और एह, ठीक है ना, अनुस्वार और विसर्ग। अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार वर्ण भी बोला जाता है। ये क्या होता है आपका? अनुस्वार होता है। और एह को क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये अनुस्वार किस लिए बोला गया? क्योंकि देखिए इसकी जो ये मात्रा होती है जिस भी वर्ण पे लग जाएगी, जैसे हमने बोल दिया एक प्रकार से पै पे हमने इस मात्रा को लगा तो क्या बोलेंगे? पै, ठीक है ना। तो यानी कि नाक, जो आपकी नोज है, आपकी जो नाक है, उसमें से होती हुई आवाज निकलती है पै, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर हमने टे के ऊपर लगाया जैसे इसको ट, ठीक है, या फिर कै के ऊपर लगा दिया कै। तो इस प्रकार से आपकी इसको हमने बोला अनुस्वार वर्ण आपका। तो ये अनुस्वार में आ गया। आयोगवाह वर्ण होते हैं अंग और एह, और अंग होता है आपका अनुस्वार वर्ण। और विसर्ग मैंने आपको बता दिया, ये संस्कृत में हम इसका प्रयोग करते हैं विसर्ग का। तो ये एह की मात्रा होती है, इसलिए इसको विसर्ग भी कहा जाता है, विसर्ग वर्ण इसको कहा जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ बात कर लेता हूं। अब पूछे जाते हैं नासिकीय व्यंजन। क्या पूछा जाता है? नासिकीय व्यंजन। देखिए जो भी मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूं इसको आप साथ साथ बनाते चलिए। नोट्स बड़े वैल्यूबल होते हैं, बाद में फिर कुछ याद नहीं रहता बिल्कुल भी। जब तक आपके नोट्स होंगे तब तक आप, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। बिना नोट्स बनाए आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते, नोट्स आपको बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। चलिए नासिकीय व्यंजन। अब हम बात करते हैं नासिकीय व्यंजन। ये नासिकीय व्यंजन क्या होते हैं? अभी मैं बात कर रहा था जिनका उच्चारण स्थान या उच्चारण करते समय हमारी जो ध्वनि होती है एक प्रकार से, वो हमारे नाक से होकर के गुजरती है। जिनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि होती है वो कहाँ से, वायु जो है कहाँ से निकलती है आपकी, आउट होती है, वो होती है आपकी नोज से, नाक से। लेकिन नासिकीय व्यंजन हम कह सकते हैं कि जो भी आपके स्पर्शी व्यंजन थे, स्पर्शी व्यंजन आपके कितने थे? 27 थे। ये स्पर्शी व्यंजन थे 27। अब हम कहे इनमें से मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पे देख लेते हैं, ये जो स्पर्शी व्यंजन थे, स्पर्शी व्यंजन में से ही आपके नासिकीय व्यंजन बनते हैं। किस प्रकार से? अब देखते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग, कै वर्ग से पै वर्ग, तो आपका कै से अंग, ठीक है ना, चै से आपका इ हो जाएगा, इस प्रकार से आपका, और टे से अण हो जाएगा, तै से न हो जाएगा। तो ये जो आपका कै वर्ग से पै वर्ग में सबसे बाद वाला वर्ण, सबसे बाद वाला वर्ण, ठीक है ना, यहां तक का जो भी सबसे बाद वाला वर्ण होगा वही आपका क्या होगा? नासिकीय व्यंजन होगा। पता ये समझ में आया या नहीं आया? देखिए कमेंट सेक्शन आपका बिल्कुल खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में यदि आपके बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल जो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। सबसे बाद वाला वर्ण क्या कहलाता है? नासिकीय व्यंजन कहलाता है। जैसे अब हम देखें कै वर्ग में सबसे बाद का हो गया आपका अंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अंग। चै वर्ग में क्या हो जाएगा आपका? इ। चै वर्ग में क्या हो जाएगा? इ। फिर हो जाएगा आपका ण, फिर आ जाएगा न, फिर आ जाएगा में। देखिए जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तभी क्या होगा? इन वर्णों का उच्चारण करते समय तभी हमारी नाक से वायु बाहर निकलेगी। अंग, न्य, अण, न, में, ये जो ध्वनि होती है ये कहां? नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नासिकीय व्यंजन कहा गया। बिल्कुल समझ में आया ना? तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में दिया हुआ है अनुनासिक स्वर। ये तो था नासिकीय व्यंजन। अब पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक स्वर कौन से हैं? अनुनासिक स्वर, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? हमने बात किया अभी अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक से ही संबंधित है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु कहां से निकले? नाक से। अब देखिए अनुनासिक हुआ, जैसे आपका ए पे चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, इसको बोलेंगे अंग, ठीक है ना। या फिर जैसे हो गया आपका अंगना, ऐसे बोल दिया हमने अंगना, ठीक है ना, चंद्र बिंदु लगा दिया अंगना, ठीक है ना। तो क्या हुआ? अंग, जब आप ये वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो वायु कहां से निकल रही है? नाक से वायु निकल रही है। आगे हम बात करें आ पे भी हमने चंद्र बिंदु, इसको बताया हमने आंगन, ठीक है ना, क्या बता दिया? आंगन बना दिया इसका, ठीक है ना। तो आंग,
तो यहां भी उच्चारण कहां से हो रहा है आपका, नाक से ही हो रहा है। फिर हम बात करते हैं ई, ठीक है ना, ई पे भी इसी प्रकार से हुआ और ऐसे ही हो जाएगा आपका बड़ी ई पे ई, ये चंद्र बिंदु जो लगा। तो 4 प्रकार के आपके क्या हो गए, अनुनासिक स्वर हो गए, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और जो है कमेंट भी करते रहें। चलिए आगे हम बात करते हैं। 4 प्रकार के आपके पास में क्या हो गया आपका, ये आपके हो गए अनुनासिक स्वर हो गए। क्लियर यहां तक। चलिए अब एक चीज आप नोट करेंगे, जब मैंने आपको सघोष और अघोष वर्ण पढ़ाए थे, वो तो मैंने आपको व्यंजक के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से व्यंजन जो है आपके उसमें आएंगे, अघोष में आएंगे, कौन कौन से सघोष में आएंगे। अब आपने याद रखना है कि सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यानी कि जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, आ, ई, ऊ, रे, एक प्रकार का कंपन उत्पन्न हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, परंतु सभी व्यंजन सघोष नहीं होते। उनमें से पहला और दूसरा जो वर्ग का वर्ण होता है वो अघोष होता है। बाकी जो 3 वर्ण होते हैं आपके वर्ग के, जो बाकी 3 वर्ण होते हैं वे आपके क्या होते हैं, वे आपके सघोष होते हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क और ख जो होगा ये आपके अघोष होंगे, ग, घ और अंग ये जो होंगे आपके, ये आपके सघोष होंगे, ठीक है। परंतु सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर यहां तक। चलिए तो ये हमारा आज का जो है ये टॉपिक था, इसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में बिल्कुल बता दिया है, बिल्कुल डिटेल से। और हमने क्या किया है, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब हम कुछ संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित। चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है ये, इससे संबंधित कुछ आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में सेक्शन में जो है आप देते रहेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर आपके पास में जो है तुरंत यहाँ पे आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन के में। और देखिए मुझे भी तभी अच्छा लगेगा जब आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये बताइएगा जरूर आप। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि बताइए ये रे ले वे व्यंजनों को किस प्रकार का व्यंजन कहा जाता है। ये सभी जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये रे ले वे व्यंजनों को कहते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके सामने, स्पर्श व्यंजन, बी दिया हुआ है आपके पास में संघर्षी व्यंजन, और सी दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर बताना है ये रे ले वे व्यंजनों को किस प्रकार के व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, तो आपने ये बताना है इसमें से। चलिए ये रे ले वे व्यंजन, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के अंतस्थ इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, ये रे ले वे। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं तो एक अंदरूनी खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, अंदरूनी खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो इसको हमने इसीलिए कहा ये रे ले वे अंतस्थ है, अंदर से बिल्कुल कह सकते हैं एक अंदर से खिंचाव उत्पन्न होकर के ये वर्णों का हम उच्चारण कर पा रहे हैं, बिना खिंचाव के, इसके बिना जोड़ लगाए अंदर से बिल्कुल भी इसका उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं, ये रे ले वे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपका निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से
आपने बताना है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि का मतलब हुआ कि जिसका उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से हो रहा हो। ऑप्शन ए है आपके सामने ल, ऑप्शन बी है आपके सामने रे, ऑप्शन सी है आपके सामने से, और ऑप्शन डी है आपके सामने फे। ठीक है, ऑप्शन डी है आपके सामने फे। तो आपने इसका आंसर बताना है। देखिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, यानी कि ओष्ठ ध्वनि का मतलब हुआ जिसको जो है हम अपने होठ के माध्यम से, अपने ओष्ठ के माध्यम से बोल सकते हैं। रे को, ले को बोलकर दिखीजिए पहले आप। ले, ले को हम नहीं बोल सकते क्योंकि ले क्या है आपका, एक प्रकार से मैंने बताया था, अभी जिक्र किया है पहले क्वेश्चन में, ये, रे, ले, एक अंतस्थ, ये तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये तो आपका है नहीं। रे की बात करें, रे, ये भी अंतस्थ में आ जाएगा, अंतस्थ में आ जाएगा। और एक आपका आ जाएगा परकंपित। कैसा आ जाएगा? परकंपित। और एक कैसा आ जाएगा? ये अंतस्थ। ये दो प्रकार में आपका कार्य करता है। रे दो प्रकार के वर्णों में शामिल है, आपका परकंपित और आपका अंतस्थ है। अब आ जाइए से में। से कैसे है? शे, जब भी आप शे का उच्चारण करोगे तो आप ऊष्मा बाहर निकलती है, आपकी हथेली से ऊष्मा टकरा रही है। शे है। ठीक है, तो ये तो आपके कैसा व्यंजन हो गया? ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। अब बचा क्या आपका? फे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन के आंसरों को एनिमुलेट करोगे तो तब आपको जो है आंसर एकदम से मिल जाएगा, चाहे आपको आंसर भी ना पता हो, कुछ तो पता होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? फे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बताइए कौन स्वर नहीं है। बड़ा इजी क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कौन स्वर नहीं है, और फिर चौथा क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, कौन स्वर नहीं है यह आपने बताना है। ए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ए, बी ऑप्शन है आपके सामने ऊ, सी ऑप्शन है आपके सामने ए, और डी ऑप्शन है आपके सामने बे। इनमें से बताना है कौन सा स्वर नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है शब्द, शब्द, बी ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, और ऑप्शन डी आपके पास में हो जाएगा वर्ण, वर्ण, या फिर हम कह सकते हैं अक्षर। ठीक है, वर्ण या फिर अक्षर, ये दो क्वेश्चन आपके सामने। आंसर देना है कौन स्वर नहीं है पहले में। ठीक है, कौन स्वर नहीं है बताइए। देखिए ए, उ, ए, ये तो आपके स्वर है। ए की यदि बात करूं, तो कैसा स्वर है आपका? यह है आपका ह्रस्व स्वर। ये उ कैसा स्वर है? यह भी आपका ह्रस्व स्वर है। ए कैसा स्वर है आपका? ये ए, यह है आपका दीर्घ स्वर। कैसा स्वर है? ए, दीर्घ स्वर। अब बचा आपका क्या? बे। यही आपका आंसर है। बे आपका क्या है? स्वर नहीं है। ये आपका क्या है? व्यंजन है। और बताइए आप मुझे किस प्रकार का व्यंजन है ये, इसका उच्चारण स्थान बताएंगे आप। ठीक है, उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, देखिए पे, फे, बे, बोलने में होठ का प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ, ओष्ठ वाला व्यंजन है ये। इसका कहां पे उच्चारण हो रहा है? ओष्ठ में उच्चारण हो रहा है। कैसा व्यंजन है? ओष्ठ वाला उच्चारण। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कल मैंने कराया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए, अगर मैं बात करूं शब्द की, शब्द इसमें आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है। शब्द तो ऑलरेडी किन चीजों के? वर्णों के बनते हैं। ठीक है ना, और इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा अंश। ठीक है ना, सबसे छोटा अंश। व्यंजन, स्वर, वर्ण, अक्षर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। तो वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। या फिर अगर इसमें वर्ण या अक्षर ना होता, आपको दिया होता ध्वनि, क्या दिया होता? ध्वनि, तो तब भी आपका आंसर ध्वनि होता। ठीक है ना, वर्ण या फिर अक्षर, या फिर वर्ण अक्षर ना देकर के आपको ऑप्शन में दे दे ध्वनि, तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। क्लियर यहां तक? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बिल्कुल देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है ना, कौन सा घोष वर्ण है?
कौन सा घोष वर्ण है, ये आपने बताना है। आंसर है आपके पास में जो दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है ख, बी ऑप्शन है आपके सामने च, सी ऑप्शन दिया हुआ है मैं, और डी ऑप्शन दिया हुआ है छ। ठीक है, तो आपने आंसर बताना है कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है, बताइए। घोष, देखिए यदि आपको घोष दे दे तो वहां पे आप अघोष पढ़ोगे, क्योंकि यहां पे जो ये अ है यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि घोष तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने अघोष और सघोष पढ़ा है। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से, ये जो वोविल होता है कहीं कहीं पर ये वोविल आपका जो स्वर होता है वो छुपा हुआ होता है। क्या होता है, हाइड हो रखा होता है। तो देखिए जब भी आप घोष पढ़ोगे, अघोष, घोष, इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे वर्ण को आप काउंट करोगे कि वो अघोष के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा वर्ण आपका क्या है, अघोष है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं घोष वर्ण है। तो ख मैंने आपको बताया था, इसके लिए आंसर बता दीजिए, नहीं है तो अब देख लीजिए। मैंने आपको बताया था एक तो होते हैं आपके पास में क्या, अघोष, और एक क्या होते हैं आपके पास में, सघोष। इसको देखेंगे, जो आपके एक प्रकार से वर्ग होते हैं क से लेकर के पै वर्ग, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तो होते हैं आपके सघोष। क्यों, क्योंकि कंपन उत्पन्न होता है इनको बोलने पर। और पहला और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बस देख लीजिए, क है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सघोष, च अघोष, मैं, और ये छ, ये आपके क्या हो गए, अघोष हो गए। ठीक है ना, कैसे हो गए आपके, अघोष। लेकिन च भी आपका अघोष हो गया, छ भी अघोष हो गया, और ख भी अघोष हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सघोष। इसको हम सघोष कहेंगे, सघोष। ठीक है ना, जहां पे घोष पढ़ेंगे हम वहां पे क्या पढ़ेंगे, सघोष पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक अघोष विपरीत हो जाएगा इसका, घोष अघोष। ठीक है, वहां पे वो गलत आपको मैंने बोल दिया, गलती से बोला गया, उसके लिए सॉरी। तो घोष का क्या होता है आपके पास में, अघोष विलोम होता है। घोष क्या होता है आपका, ये घोष में आएगा आपका सघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मैं आ जाएगा पै, फै, बै, भै और मैं, ये अंतिम आ जाएगा। और अगर पै और फै में से दिया होता तो ये होते थे आपके अघोष, लेकिन मैं क्या है आपका सघोष है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सा आपने बताना है कौन सा उच्चारण है घ का, घ का उच्चारण स्थान बताना है आपने। घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान क्या बताना है, घ का उच्चारण स्थान बताना है। बताइए घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने मूर्धा, मूर्धा, ऑप्शन ए मूर्धा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कंठ। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तालु। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दंतव्य, दंत्य। ठीक है ना, मूर्धा, कंठे, तालु, दंत्य। इसका आंसर आपने बताना है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देख लीजिए, क से लेकर कौन से वर्ग में पढ़ रहा है, क, ख, ग, घ, पहले ही वर्ण में पड़ गया क, KTMDO। ट्रिक आपने याद रखनी है, KTMDO कैसे बना, कंठ। तो सीधी सी बात है, किस में हो जाएगा, कंठ में। मूर्धन्य में क्या आएंगे, ट्रिक याद रखनी है, KTMDO, के से बना कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। देखिए मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आएगा आपका, मूर्धन्य में ये तो आपका क वर्ग, च वर्ग, क, च, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ट में आ जाएगा ये मूर्धन्य। तालु की बात करें, तालु में आ जाएगा आपका च वर्ग, और दंत्य में आ जाएगा द वाला वर्ग, त, थ, द, ध। ठीक है ना, द वाला वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर यहां तक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। बताना है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना पढ़ा है। ठीक है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान, ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए दिया हुआ है तालु, तालु, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, ये मूर्धन्य हो गया आपका। फिर हो जाएगा आपका दंत, दंत, और फिर हो जाएगा आपका कंठ, कंठ। ठीक है,
तालु, मूर्धन्य, दंत और कंठ, इसमें बताना है च और छ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा आपका। तो याद रखना है KTMDO, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, KTMDO बिल्कुल इजी बना देगा। KTMDO, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। च और छ का पूछा है, हमें पता है क वर्ग च वर्ग, तो सीधी सी बात है, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ट तालु में आ जाएगा, च छ ज झ इ, जो भी पूछेगा तालु में आ जाएगा, ठीक है ना, तालु में आ जाएगा। मूर्धन्य में आपका कौन सा वर्ग आएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका दंतव्य, दंतव्य में आ जाएगा आपका त वर्ग आ जाएगा, त थ द ध न। और कंठ में आ जाएगा आपका, ठीक है, कंठ में आ जाएगा आपका क ख ग घ अंगे वाला आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा है ओ का उच्चारण स्थान। ओ अभी बताया था, ओ का उच्चारण स्थान बताइए। चलिए ऑप्शन वैसे देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी दे ही देता हूं। ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान आपने बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके सामने कंठ, ओ का उच्चारण स्थान आपके सामने दिया हुआ है कंठ। बी दिया हुआ है तालु, ठीक है ना, बी दिया हुआ है तालु। सी दिया हुआ है आपके पास में कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। और डी आपका दिया हुआ है कंठ तालु, कंठ तालु। बताइए ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान बताइए आप, क्या है आपके पास में ओ का उच्चारण स्थान, ठीक है। कंठ, तालु, कंठोष्ठ्य या कंठ। देखिए ये स्वर है आपका, क्या है ये, स्वर। और जब मैंने आपको स्वरों के उच्चारण स्थान बताए थे तो मैंने बताया था KTMDO, ये आपने याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। और एक था आपके पास में कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य, और एक था आपके पास में कंठ तालु, कंठ तालु, ये बताए थे। दोबारा फिर से यहीं पे रिवीजन हो जाएगा इसका। देखिए जरा, कंठ से आपके क्या थे, ए और आ, तालु में था ई और ई, मूर्धन्य में था आपका रीरी, क्या था, रीरी। और दंत में था रे, ओष्ठ्य में था ऊ और ऊ। और हमने कहा है ओ किसका है, ओ ए और ऊ का मिक्सअप है, ए और ऊ, छोटा ऊ। अब हम बात करते हैं ऊ को बोलने में हम किसका यूज कर रहे हैं, होठ का यूज कर रहे हैं। तो कंठ से निकला और आपका ओष्ठ से निकला, तो सीधी सी बात है क्या हो गया आपका आंसर, कंठोष्ठ है। यदि मैं यहीं से मैं आपका एक और क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैंने बोल दिया ए, अब बताइए ए का उच्चारण स्थान क्या कंठोष्ठ होगा, नहीं। अब क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, कंठ तालु। क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ तालु। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क ग ज और फ, ये बतानी है आपने ध्वनियां किस प्रकार की ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो वर्णों पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है। मैंने लिखा क और यहां पे आपका बिंदु, ठीक है ना। फिर आगे दिया हुआ सॉरी ग, उसके बाद दिया हुआ है ज, उसके बाद दिया हुआ है फ। ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं, किस प्रकार की ध्वनियां हैं, ऑप्शन ए आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए है संस्कृत की, ऑप्शन बी है अरबी फारसी की, और सी ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी की, और डी ऑप्शन है आपके पास दक्षिणी भाषाओं की, ठीक है ना, दक्षिणी भाषाओं की। तो देखिए मैंने कल आपको एक अरबी फारसी 2 वर्ण लिखवाए थे। अरबी फारसी में मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के 2 वर्ण लिखवाए थे मैंने आपको, कि ये अरबी फारसी आपके वर्णों में आते हैं, ठीक है ना। और वहां पे भी मैंने आपको इस प्रकार से बताया था, इस प्रकार से, ठीक है ना, कि ये इस प्रकार से। तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा आ जाता है कि जब भी किसी वर्ण के नीचे इस प्रकार से ये बिंदु दिया हो, इस प्रकार से ये दिया हो, ठीक है ना, वे सब वर्ण जो होंगे वे अरबी फारसी भाषाओं के वर्ण होंगे। इन सब की पहचान आपको जब आप शब्द रूप को पहचानोगे, शब्दों की पहचान आएगी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देशज है,
कौन सा तत्सम है, कौन सा अरबी शब्द है, कौन सा फारसी शब्द है, उनमें इन वर्णों की आपको सहायता मिलेगी देखने को। तो ध्यान रखना कि जब भी वर्ण के नीचे इस प्रकार से बिंदु दिया हो, कैसा भी वर्ण हो, चाहे वो कोई भी वर्ण है, अगर इस प्रकार से आगे की ओर में नीचे बिंदु दिया हो तो लगभग जितना भी होगा 90% वो आपका अरबी फारसी भाषा का ही शब्द होगा, वर्ण होगा, सॉरी क्या होगा, वर्ण होगा। और शब्दों में बात करें जो भी बना हुआ शब्द होगा उससे वो आपका शब्द होगा। क्लियर यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है हमारे पास में कि कौन वर्ण घोष नहीं है। दोबारा से फिर वही क्वेश्चन कि कौन वर्ण घोष नहीं है। अब आप बता दोगे बिल्कुल, पहले इस क्वेश्चन पे मिस्टेक हो गया था। अब बताइए कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं है। पहले घोष पूछा था कि कौन वर्ण घोष है, अब पूछा है घोष नहीं है। ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी तय, ऑप्शन डी ड। ये बताना है आपने। तो घोष वर्ण मतलब सघोष की बात कर रहा है कि कौन सा इनमें से सघोष, ठीक है ना, नहीं है, तो ये बताना है आपने। तो देखिए एक होते हैं आपके पास में अघोष और एक होता है सघोष। जिनको बोलने में कंपन उत्पन्न हो में तो कहलाते हैं सघोष, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अघोष की बात करें तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आपका अघोष होता है। और इसने पूछा कि कौन सा घोष नहीं है। घोष नहीं का मतलब अघोष की बात कर रहा है, घोष नहीं का मतलब अघोष की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा तय। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका आंसर, तय हो जाएगा। तय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है तालव्य व्यंजन है, बताइए तालव्य, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, निम्नलिखित में से बताना है आपने कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपके पास द, टे, डे, ढे, द, टे, बिल्कुल ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, डे और ढे। ऑप्शन बी आपके पास में दिया हुआ चे, छे, जय और झे, चे, छे, जय और झे। फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है तय, थे, दे, और फिर आपके दोबारा से फिर थे दिया हुआ है। और डी ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है मैं, फ, जय, भ। ये बिल्कुल ध्यान से करना है। पूछा है कि कौन सा तालव्य व्यंजन है, तो बस वही ट्रिक आपके काम आएगी, KTMDO, कहीं और नहीं जाना। टी फॉर तालव्य, च वर्ग, देखिए इसमें से च वर्ग कौन सा है, च, छ, जय, झ। क्लियर यहां तक? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, आसानी से आपके वर्णों के रूप पहचानने, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, किस वर्ण को क्या कहते हैं, बिल्कुल आसानी से आपके हो जाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में यदि आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपने याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 13 में भी और 11 में भी, ठीक है ना। तो स्वरों की यदि आपसे पूछे स्वरों की मूल संख्या, मूल संख्या कितनी होती है, इसका मैंने आंसर आपको लिखवाया था, कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 11, सी है 12 और डी है 13। तो आपने बताना है स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम, ठीक है ना। स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे स्वरों की जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है, आपकी 11 होती है। मूल संख्या कितनी होती है स्वरों की, 11 होती है। 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो मूल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, ट वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ठ, बी दिया हुआ है ढ, सी दिया हुआ है ण और डी दिया हुआ है घ। तो बताना है कौन सा ट वर्ग का नहीं है।
देखिए ट वर्ग, ट वर्ग क्या कहता है आपका, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो एक वर्ण आपका ठ दिया हुआ है, ठीक है, अण भी दिया हुआ है और आपका ये ड भी दिया हुआ है। कौन सा नहीं है, ध नहीं है, धनुष वाला ध, ये नहीं है आपका। ये कौन से वर्ण में आएगा, ये आएगा आपका तय वाले वर्ण में, दंतव वाले वर्ण में, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और कल हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम जो चैप्टर करेंगे, दूसरा जो आपका टॉपिक होगा इसमें वो होगा आपका विराम चिन्ह का। कल की क्लास में ही उसको विराम चिन्ह को खत्म करेंगे, ठीक है। और फिर उसके भी हम क्वेश्चन आंसर साथ के साथ में करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।